देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 8,171 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान 204 लोगों की मौत हुई है। वहीं मरीजों का आंकड़ा 1,98,706 तक पहुंच गया। अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 95,526 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो हम आपको बता दें 97,581 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते और साथ ही जो आंकड़े जो मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये आंकड़े भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95,526 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कुल मामले देश में 1,98,706 तक पहुंच चुका है। और चलिए अब बात दिल्ली की, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के बॉर्डर सील होने से अब लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार ने अगले 1 हफ्ते तक के लिए बॉर्डर को सील रखने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पीक आवर में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। हालांकि जिन्हें पास जारी है और जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को एंट्री मिलेगी, लेकिन कोरोना को लेकर के बॉर्डर के सील होने से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में काम करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। और विमल कौशिक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, हम देख रहे हैं कि जो पीक आवर्स है, जहां पर वर्किंग आवर्स है, वहां पर लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या है। ऐसे में एक तरफ जो एसेंशियल सर्विस है उन्हें जाने की इजाजत दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो वक्त से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए, इसी समस्या को देखते हुए अगर मैं दिखाऊं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहाँ पर पुलिस ने भी अपनी बैरिकेडिंग खोल दी है और दूसरा कारण ये है कि इनका कहना है कि इनके पास कोई लिखित में अभी तक आदेश नहीं आया है कि इन्हें बॉर्डर्स को सील रखना है। एक तरफ ये दिल्ली का बॉर्डर है, दूसरी तरफ ये गाजियाबाद का बॉर्डर है। गाजियाबाद पुलिस ने भी अपने पूरी बैरिकेडिंग हटा दी है क्योंकि जाम लगा हुआ था। सुबह का समय होता है, जो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने अपने काम के लिए निकलते हैं, तो सुबह इसलिए लोगों को खास दिक्कत ना हो, ज्यादा जाम की स्थिति बन गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों जो बैरिकेड्स हैं, चाहे वो गाजियाबाद की तरफ का हो चाहे वो दिल्ली की तरफ का हो, देखिए ये दिल्ली बॉर्डर है और दिल्ली के पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स हटाए हुए हैं। ना तो किसी की चेकिंग हो रही है फिलहाल, क्योंकि सुबह ट्रैफिक का प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए शायद ये कवायद की गई है कि लोगों को दिक्कतों से बचाया जा सके। लोगों को हालांकि समझाया जा रहा है कि वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, लगातार उनको जो नियम है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रास्ता ब्लॉक करने की बात है वो तस्वीर यहाँ पर फिलहाल नहीं है और पुलिस ने यहाँ पर लोगों की सहूलियतों को देखते हुए ये फिलहाल बैरिकेडिंग हटा दी है। जी, नोएडा बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सील होने से बॉर्डर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ रहा है। बिल्कुल, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, जिन्हें पिक आवर है, ड्यूटी पर जा रहे हैं और जिनके पास वैलिड पास नहीं है, उनकी गाड़ी को आगे नहीं ले जा रहा है। साथ ही साथ बाइक को देखिए, जो बाइक सवार है, स्कूटी सवार है, जो कॉल सेंटर्स में, नोएडा के कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उन्हें भी जाने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। हालांकि आई कार्ड दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई कि पुलिस वालों से बहस करते भी लोग नजर आए, क्योंकि जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूपी पुलिस का बैरिकेड यहाँ पर है, ठीक राइट साइड में जो है दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है। और यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली के बॉर्डर को सील किया जाएगा, तो नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर को यहाँ पर सील किया गया है। यानी जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, इस बात को समझ में नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली का भी बॉर्डर सील है, नोएडा का भी बॉर्डर सील है, ताकि वो जाए तो कहां जाए। सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा है। लोगों का ये कहना कि शराब की ठेके खोलने वक्त सरकार ने ये नहीं कहा था कि आम जनता की राय लेंगे, और जब पूरे जगह पूरे देश में जो है अनलॉक है, फिर क्या बॉर्डर को सील करने से कोरोना जैसे महामारी से लड़ा जा सकता है या कोरोना हट सकता है? लोगों में खास नाराजगी। और देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि वो पिछले 1 घंटे से जो है जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियों का रेला है, करीब 2 किलोमीटर यहाँ पर लंबा यहाँ पर जाम लग गया है।
लोग खास परेशान है। हालांकि पुलिस भी काफी परेशान है कि जो इन्हें जिलाधिकारी का आदेश मिला, डीएम नोएडा का, उस आदेश को ये मान रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि नोटिस उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो बैरिकेड यहाँ पर बिल्कुल पवन, यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन अब जो पब्लिक है वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो परेशानी है वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना होगा क्या एक हफ्ते बाद ये परेशानी कम होती है या नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की बॉर्डर सील होने से यूपी और हरियाणा से आने जाने वालों पर क्या असर पड़ा है। सबसे पहले बात हरियाणा की हम करेंगे। हरियाणा से आने वालों का क्या होगा ये आप समझिए। देश में लागू हुए अनलॉक 1 के तहत हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर खोलने का फैसला लिया था, जिसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद से लोग निजी वाहन और सार्वजनिक वाहन से दिल्ली आ सकते थे। मगर अब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील कर दिया है, यानी कि हरियाणा की ओर से सार्वजनिक वाहन दिल्ली नहीं आ पाएंगे। परेशानी बढ़ेगी, निजी वाहन वालों को भी पास रखने की जरूरत अब होगी। दिल्ली में गुरुग्राम, फरीदाबाद से कामकाज से आने वालों की संख्या भी अब काफी ज्यादा हो चुकी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है, छूट मिल चुकी है। अब जब अधिकतर दफ्तर, बाजार और प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं, और यही वजह है कि बॉर्डर पर जाम की स्थिति बन रही है। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच आवागमन के लिए 5 सीमाएं, जिनमें यहाँ पर आयानगर, महरौली रोड बॉर्डर, यहाँ पर सिरहौल बॉर्डर, और साथ ही ये तमाम ऐसे बॉर्डर्स जहाँ पर बिजवासन बॉर्डर और बाबूपुर झटीगरा बॉर्डर शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सिरहौल बॉर्डर से सामान्य दिनों में औसतन 2 लाख वाहनों का आवागमन हर रोज होता है। और चलिए अब बात दिल्ली यूपी बॉर्डर की कर लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में आने वालों का क्या होगा, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं। यूपी का नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। दिल्ली बॉर्डर सील होने से अब किसी को भी दिल्ली से नोएडा आने या फिर नोएडा से दिल्ली जाना है तो उसे पास दिखाना अब जरूरी होगा। प्रशासन की ओर से ई पास जारी किया जा रहा है, जो कि डीएम दफ्तर या फिर आरोग्य सेतु ऐप से अप्लाई किया जा सकता है। नोएडा के साथ अब गाजियाबाद के लिए भी यही नियम लागू होगा। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें, डीएनडी फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर और नोएडा एंट्री गेट से हर रोज करीब 6 लाख लोग दिल्ली नोएडा के बीच सफर करते हैं। लेकिन अब बॉर्डर सील होने के चलते लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देश पर अब निसर्ग तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही राज्य के कुछ हिस्सों में 3 जून यानी कि कल भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। लो लाइन एरिया के लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। 3 तारीख को निसर्ग चक्रवात के 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात में टकराने की संभावना है। इसको लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही हाई अलर्ट पर हैं। तो 3 जून को यानी कि कल ये तूफान टकरा सकता है। हालांकि मछुआरों को तट के पास जाने की नहीं जाने की सलाह दी, और साथ ही जो लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का भी आदेश दे दिया गया है। इस तूफान के चलते महाराष्ट्र और गुजरात हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं। निसर्ग तूफान की ये दस्तक, जिसको लेकर के ये पूरी तैयारी एनडीआरएफ टीम की। तो पालघर, मुंबई और नवसारी, गुजरात का जो नवसारी है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि एनडीआरएफ की टीमें हालांकि वहां पर तैनात कर दी गई हैं। खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर तैयार हैं, और जो लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को भी सेफ जोन में या फिर सुरक्षित जोन में शिफ्ट किया गया है। निसर्ग तूफान को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। तूफान के खतरे को देखते हुए दोनों राज्य में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। तूफान को लेकर के राज्य सरकार के साथ ही बीएमसी, नेवी, तटरक्षक दल सभी अलर्ट पर हैं। तो
तो 3 जून को दोनों ही राज्य में भारी बारिश और साथ ही मछुआरों को समुद्र किनारे नहीं जाने की सलाह दे दी गई है। लो लाइन एरिया में जो भी लोग आते हैं उन्हें भी सेफ जोन में शिफ्ट करने की बात अब कही गई है। 3 जून को दोनों ही राज्य में ये तूफान टकरा सकता है। तूफान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। हालात के बारे में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और उसके बाद 21 एनडीआरएफ की टीमें तट किनारे तैनात कर दी गई हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। तो ये तस्वीर आपने देखी और चलिए सीधा रुख करेंगे। मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपिका, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के समुद्री किनारों पर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ लगातार सर्वे कर रही है, लोगों को समझा बुझा रही है। जो लोग लो लाइन एरिया में हैं उनको कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाएं, जैसे स्कूल कॉलेज जहां पर है वहां पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 7 टीमें एनडीआरएफ की रिजर्व में रखी गई हैं और 9 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मछुआरों को जो बोट समुद्र में थी उनको पहले ही बुला लिया गया है और आदेश दे दिया गया था कि आप सभी लोग अपना बोट लेकर किनारे पर आ जाएं और किसी को भी समुद्र में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा तैयारी की बात करें तो बीएमसी ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है। राज्य की जो टीम है वो तैयार है और सरकार की सबसे बड़ी चिंता है यह है कि जो कोविड-19 के लिए जो ग्राउंड में हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनकी किस तरह से देख रेख की जाए, ये भी सरकार देख रही है। तो कहीं न कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। इस बीच एक खबर ये भी है कि मौसम ने करवट बदली है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से मुंबई और उसके आसपास बादल छाए हुए हैं। रिमझिम बारिश भी हो रही है कहीं कहीं पे। इससे ये आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अब गुजरात में किस तरह की तैयारी है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी है एनडीआरएफ की टीमें? हालांकि 9 टीमें गुजरात में भी तैनात की गई हैं। बिल्कुल, एनडीआरएफ की अगर मैं बात करूं तो एनडीआरएफ की 10 टीमें यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की 5 टीमें जो है वो भी तैनात की गई हैं। अभी से ही चक्रवात का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नवसारी के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, डांग में बारिश शुरू हो गई है। कल भी यहाँ पर ऐसा मौसम ने एकदम मिजाज बदला था, अचानक से तेज हवाओं के साथ में बारिश शुरू हो गई थी। तो चक्रवात का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो समय बताया गया है वो कल शाम का है कि कल शाम को चक्रवात जो है वो टकरा सकता है। मैं बता दूं कल शाम को टकरा सकता है भूपेंद्र, लेकिन इसका इफेक्ट, इसका असर कहां कहां देखने को मिलेगा? क्योंकि नवसारी के पास सूरत भी है और उसी के नजदीक में वलसाड़ भी है। तो यहाँ पर जो समुद्री इलाके, क्या वहां पर किसी भी तरीके का खतरा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल खतरा हो सकता है, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलेंगी तो जो भी कच्चे मकान है या भी हल्के शेड्स हैं उन सबके टूटने का खतरा है। इसके अलावा जो पोल्स हैं वो टूट सकते हैं। कल भी भावनगर में देखा गया था कि एक बहुत तेज हवा चली थी तो उससे पोल जो है वो टूटा था और उसकी वजह से जो अचानक से करंट लगता है या फिर जो चिंगारी उठती है, इस तरह की चिंगारियां भी देखने को मिली थी। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है कि अगर इस तरह की हवाएं चलेंगी और पोल्स टूटेंगे तो उसकी वजह से आगजनी भी हो सकती है। 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा है जिसमें दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाके आते हैं। उन तमाम इलाकों को अलर्ट पे रखा गया है। सरपंच से लेकर कलेक्टर तक सभी को हिदायत दे दी गई है। लो लाइन एरियाज में किसी को न रहने दिया जाए, सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। तमाम जगह पर कंट्रोल रूम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी पूरी निगरानी गांधीनगर में जो मेन कंट्रोल रूम है वहां से खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो तैयारियां तमाम की गई है, लेकिन देखना होगा कि जब तूफान आएगा तो उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा होगी और वो कितना ज्यादा असर जो है वो बिल्कुल ये देखना होगा। आप बने रहिए भूपेंद्र हमारे साथ। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, इस तूफान के चलते मुंबई के किस किस एरिया में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है? जी
जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के जुहू चौपाटी पर लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है, यानी जितनी भी चौपाटियां हैं वहां पर लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा अगर बसई, विरार, पालघर, इसके अलावा कोंकण की बात करें तो कोंकण में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ जिले का जो समुद्री किनारा है वहां पर लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। मछुआरों की जो बोटें हैं वो मुंबई में वापस आ चुकी हैं और सभी बोट किनारे लगा दी गई है। इसके अलावा अब किसी भी मछुआरे को अंदर नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही जो लोग समुद्री किनारे पहुंच सकते हैं, हालांकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, समुद्री किनारे लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर भी अपील की गई है कि इस समय वो समुद्री किनारे पर न जाएं। इस बीच थोड़ा थोड़ा इसका असर दिखने लगा है, क्योंकि मानसून ने करवट बदली है। आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, हालांकि यहाँ पर मानसून आने का जो समय है वो 5-6 जून बताया जा रहा था, लेकिन आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, सुबह से धूप नहीं निकली है और कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। जो मौसम विभाग का अनुमान है कि 100 से 150 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। अगर तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती हैं तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। काफी यही कारण है खतरनाक कि हो जो सकता है। इंद्रजीत, आप कच्चे नजर मकानों बनाए में रखें इस बड़ी खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया भूपेंद्र और इंद्रजीत, इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां पर सिमो इलाके में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 और आतंकियों के छुपे होने की खबर है। आतंकियों की खबर से अभी भी वहां पे उनकी ओर से भी रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। बहरहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 आतंकी थे, जिनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया गया। 2 आतंकी अभी भी वहां पर छुपे हुए हैं। ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से जारी है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही आतंकियों की ओर से भी रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है।